जब मैं जनाब का पॉडकास्ट बनाने के लिए बैठी तो मैंने वो डाला, मतलब देखा, चेक किया, व्लॉग चेक किया, तो वही रेंडमली पास ही में एक वीडियो आ रही थी जो कि 8 साल पुरानी वीडियो थी, 28 मार्च 2017 को अपलोडेड। और उसमें क्या वीडियो थी, वो सास बहू और साजिश चैनल की, जिसका टाइटल था नच बलिए दीपिका कक्कड़ शेयर्स हर एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी शो विद ब्यू जनाब इब्राहिम। ओह माय गॉड, रियली बताऊं तो मुझे व्यू का मतलब नहीं पता। फिर मैंने गूगल किया, अब से 8 साल पहले टाइटल में ये वर्ड देखा, तो उसका मीनिंग था अ पर्सन्स बॉयफ्रेंड और मेल एडमायरर। और अगर उसके सिमिलर वर्ड देखो तो बॉयफ्रेंड और स्वीट हार्ट। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि रियलिटी शो विद स्वीट हार्ट जनाब इब्राहिम, जिसमें ना तो बॉयफ्रेंड वाली हरकतें मुझे नजर आ रही थी और नहीं स्वीट हार्ट वाली। स्वीट हार्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। तो उसमें चोचलेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे ये निब्बा निब्बी बनकर। अच्छी खासी एज थी भाई, अब से अगर 8 साल पीछे चले जाओ तो कोई ऐसे तो नहीं थे कि 18-19 साल के बच्चे होंगे। जनाब को एक बार को फिर भी छोड़ दो, पर मैडम तो अच्छी खासी थी ना, तब भी। और वो निब्बा निब्बी वाली हरकतें कर रहे थे। और ये पहुंचे थे लखनऊ एक पूरे दिन के ट्रिप के लिए, यानी कि सास बहू और साजिश वाले सब कैमरा और सब सारी पर्सन के साथ, मतलब मीडिया बाइट के लिए, प्रमोशंस के लिए। वहां इन्होंने एफएम के लिए भी कुछ वहां पे इंटरव्यू दिया, फिर वहां पर एक इंटरव्यू उन्होंने मीडिया के लिए भी रखा, फिर शॉपिंग के लिए भी गई। लखनवी कुर्ते कैसे भूल सकते हैं, वहां पर भी जनाब इस तरह से जैसे मतलब दिखा रहे थे अपने आप को। साफ लग रहा था कि जनाब पहले से इंटरेस्ट नहीं था इनमें, आज भी नहीं है, और आगे का पता नहीं कि कब किसका दिमाग बदल जाए। अब इतने सालों बाद भी अगर ना बदलेगा तो भाई क्या है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जब अरेंज मैरिज होती है ना, तो भी शादी के बाद, यानी कि जब आपका रिश्ता जुड़ता है तब से लेकर जो भी गैप आपकी शादी तक आता है, जैसे किसी का सगाई हो गई या रिश्ता जुड़ गया, 1 महीना 2 महीने बाद शादी हो जाती है, 6 महीने बाद शादी हो जाती है, किसी किसी के साल भर बाद भी होती है, तो एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है। और उसके बाद जब शादी हो जाती है तो फिर जब साथ रहते हैं तो फिर और ज्यादा एक दूसरे की आदत हो जाती है और प्यार मोहब्बत बढ़ता चला जाता है। फिर चाहे वो अरेंज मैरिज के लिए हो, और लव मैरिज में तो भाई पहले से ही लव होता है, तो इनका तो कोई सा भी सिस्टम नहीं दिखाई देता किसी भी एंगल से। वहां पूरे इंटरव्यू में, मतलब वो पूरे जो वीडियो थी 6 मिनट की वीडियो थी, उस 6 मिनट की वीडियो में मुझे बस यही लगा कि मैडम ही अपनी तरफ से पूरे एफर्ट ले रही हैं और जनाब से मतलब वो सारी चीजें मजबूरी में करवा रही है, और जनाब किसी मजबूरी के तहत कर रहे हैं, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। एक होता है कोई काम इंटरेस्ट से करना, दिल खुश होकर करना, और एक होता है कि जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए करना है। अरे यार क्या करे, कैमरा है, कैमरे के लिए करना पड़े। तो वहां किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, वहां पे कबाब है, कबाब सेक रहे हैं, निब्बागिरी कर रहे हैं अलट पलट के। तुमसे तो कबाब भी नहीं संभल रहा, तुमने तो कबाब भी गिरा दी। बहुत अच्छा है कबाब, सर्व किसने करा है, फलाना ढिमाका, एक करके फूक मार के दिखा के फिर वहां चले गए शॉपिंग करने के लिए। तो जहां वो सूट वगैरह सब कुछ देख रही है, तो वहां ये अपने मोबाइल में लगे पड़े हैं, फोटो सेल्फीज ले रहे, और बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं कि मैडम क्या ले रही हैं क्या नहीं ले रही है। अच्छा, जैसे आज के डेट में कहते हैं मेरी जनाब की पसंद से, मतलब लेबल डी के आई, कभी जो है सूट का जो लोकेशन है ना वो जनाब सेलेक्ट करते हैं। कैन यू बिलीव इट कि मैडम जो कहती हैं उस पे एक पे भी बात पे आपको यकीन होता है क्या? क्योंकि भाई मीडिया पर्सन साथ में घूम रहे थे और वो एक रेप्यूटेटेड चैनल है और वहां पर वो क्लिपिंग जाएगी, तो उसके लिए लवी डवी जबरदस्ती का लाड प्यार दुलार, गले लगना, हक करना, वो सब तो दिखाना पड़ेगा। चोचलेबाजी एक्टिंग है ना भाई, कैमरा देखा और एक्टिंग शुरू। वही तो आज भी हो रहा है, व्लॉग में भी होता है। वहाँ जनाब नाच रहे हैं, वहाँ 2-4 लोग और है, बिग एफएम के जो है सेट पर गए हैं, और वो जो वॉइस ओवर होता है उसमें वो कहते हैं, सास बहू और साजिश के जो नरेटिव वॉइस है वो बोलते हैं कि जनाब इब्राहिम ने ये जो बताया कि उन्होंने जो है ये नच बलिए का साइन करने का या नच बलिए के शो करने का मेन रीजन है कि वो 4 साल बाद मैडम के साथ काम करना चाहते हैं। 4 साल बाद, और ये वही 4 साल थे जिस 4 साल ये मैडम ने काम करते हुए, क्योंकि जनाब के पास तो कोई काम ही नहीं था, तब इनकी फैमिली को संभाला था। क्योंकि 4 साल बाद इनको जो काम मिला था वो था ये नच बलिए, क्योंकि उसमें ऑफ कोर्स अगर जोड़ी जाती है तो दोनों को पेमेंट मिलती है। और अगर 2017 में और 4 साल बाद काम करने के लिए मिला था, तो 2017 से आप पीछे चले जाओ 4 साल बाद कौन सा होता है। और उस दौरान भी मैडम यही कहनी, हाँ कितना भी उतरा लो तुम जनाब, घर जाके तो आपको मेरे ही हाथ का खाना है। तो जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, इन्होंने कभी किसी भी इंटरव्यू में ये बात कभी क्लियर की ही नहीं कि शादी से पहले आप लोग जो ये कन्वर्ट होना, मुस्लिम होना और ये जबरदस्ती का मुस्लिम होना, मतलब ठीक है हिंदुस्तान में रहते हो, बहुत सारे कल्चर हैं, उनके साथ मिलजुल कर भी रहते हैं, मनाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती का ये सब कुछ कर दिखाना।
जैसे कि चालू और ये लोग करते हैं कि मुसलमान से भी ज्यादा मुसलमान बन जाना, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह के अलावा कुछ ना बोलना और ब्ला 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 बहुत सारी चीजें। ये सब करने का अगर इतना ही ज्यादा शौक था तो क्या इस्लाम ये सिखाता है कि आपको लिविंग में रहना चाहिए? अभी मुझे किसी को खुलकर ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि लिविंग में रहने का मतलब क्या होता है। मतलब जनाब पहले से ही शिफ्टेड थे, मैडम के साथ रह रहे थे, परिवार के आने से पहले और परिवार के आने के बाद भी ये लोग ऊपर ही रहते थे। तो भाई देख लो कितने खुले मिजाज की थी इनकी फैमिली। और ये 4 साल बिताने के बाद कि इनको 4 साल झेल लिया तो अभी क्या है, आगे क्या है, मतलब इस तरह के इंटरव्यू में शब्द बोलते हुए जनाब नजर आए कि 4 साल से झेल रहा हूँ, अभी ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं इनको 4 साल से झेल रहा हूँ। तो क्या मैडम को ये रेड फ्लैग नहीं दिखाई दे रहा था? 4 साल के बाद भी अगर जनाब का रवैया नहीं बदल रहा था और वो तब भी ऐसी बातें करते थे जैसे डे 1 उन्होंने एटीट्यूड और ये सब कुछ दिखाया था, और फिर भी मैडम जबरदस्ती पीछे पड़ी हुई थी। समझ नहीं आता ऐसे मैडम को क्या चाहिए था अपनी जिंदगी से भाई। तो कहते नहीं बनेगा लेकिन करेंगे फिर भी, क्योंकि 4 साल बाद हम साथ में काम कर रहे हैं। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा मतलब क्योंकि डांस नहीं आता था। फिर कहते हैं कि मैं ठीक ठाक कर रहा हूं लेकिन ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा कर रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, कर रहा है। वही चालू वाली हरकत कि जैसे चालू ने शादी के बाद भी जब अपने घर में पति सो रहा था जिम वाले कमरे में, तो उसको गद्दे पे सोते हुए को लात मार के कह रही थी ओए उठ, और आज अचानक आप जनाब पे आ गए। तो ये है इनकी रियलिटी। भाई इज्जत रिस्पेक्ट जो होती है ना डे 1 से होनी चाहिए, और अगर वो नहीं है और तुम लोगों के बीच में दोस्ती है, प्यार है या अलग टाइप की बॉन्डिंग है, तो बाद में भी दिखावे के लिए क्यों बदलना? इसका मतलब फिर तो वो झूठा हो गया, फरेबी हो गया, दिखावा आ गया ना उसमें बीच, क्योंकि आपने अपने आप को चेंज कर लिया। क्योंकि साथ में जो एक्साइटमेंट है ना काम करने की, क्योंकि इतना ज्यादा मजा आ रहा है ना कि क्या बताऊं। और इतना सस्ता सा बेकार सा सूट पहन रखा था उस टाइम पर भी मैडम। हाँ भाई मैं समझ सकती हूँ, इस औरत की चॉइस ही ऐसी है। इसने अपनी शादी में कैसे कपड़े बनाए, मतलब लाइक सीरियसली दुल्हन का लहंगा ऐसा जैसा वो था। चलो शादी का तो एक बार को फिर भी वही मेरे हिसाब से मैं उसको बस दे सकती हूँ 10 में से, अगर देखा जाए तो 5 नंबर दे दूंगी। लेकिन रिसेप्शन का और क्या गेटअप लिया था कि मतलब आगे से लट लटका के टीका लगा के बार बार दुपट्टे को ठीक करी थी। और जब वो शॉपिंग करने के लिए चलेगा और वहां पर वो देख रही है कि पलट पलट के कि वो अपने फोटोज खींचने में लगा पड़ा है, तो जनाब को मैडम को चिड़ हो रही थी कि ओ मतलब वो पलट कर बोल रही थी, क्योंकि वो तो बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा था ना, जैसे वो वॉइस ओवर करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि फिर वो शॉपिंग करने के लिए गए, वहां गए। तो मैडम उसको पलट पलट के बोल रही है, मार रही है, छेड़ रही है, पसंद करवा रही है। और फिर जनाब की वॉइस आती है वहां पे, वो कहती है यहाँ हम क्या करने आए थे दीपिका? यस मैं यहाँ पे शॉपिंग करने आई थी। तब भी वही इतराना, आज भी वो क्रिंज पना छोड़ा नहीं। तो कहती है कि तुम ये क्या करने आई हो दीपिका? मैं यहाँ शॉपिंग करने आई हूँ। किस चीज की शॉपिंग करना है? माइक ले रखा था सास बहू और साजिश का। किस चीज की शॉपिंग करने आए? तो कहती है यहाँ पे पापड़, अचार, गोलगप्पे, चाट ये सब रखे, दिखाई नहीं दे रहा मैं कपड़ों की शॉपिंग करने आ रही हूँ? अरे बाप रे, मुझे देख के लगा कितनी चटोरी हो, यहाँ पर भी खाने की बात कर रही हो ना। फिर फालतू का रेस्टोरेंट में जाके वहां पे कबाब अलट पलट करके वो अपने फूक मार के अपने हाथों से खिला के फालतू का क्रिंज बना करके और फिर पहुंच गए बिग एफएम के सेट पर। वहां पे जब वो एक सवाल पूछने का ऑप्शन देते हैं ना, तो वो कहती है आई हैव ए क्वेश्चन प्लीज, आप मुझे बताइए आपने इसका कोई लौट आया है का? पहला एपिसोड तो देखा होगा। यानी कि उसी दौरान जनाब को नच बलिए भी मिला था और उसी दौरान उनको कोई लौट आया है वो भी मिला था। तो इसके चलते वो बिल्कुल लुक दोनों का उस टाइम का दौरान का सेम है, क्योंकि मैं नच बलिए वगैरह तो मैंने ज्यादा खास देखा नहीं, पर कोई लौट आया है वो देखती थी। तो उसमें देखो कितना भर भर के रोमांस किया है इन्होंने, लेकिन असल जिंदगी में बिल्कुल रोमांटिक नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आई? क्यों 4 साल में तुम समझ नहीं पाई थी कि ये बंदा रोमांटिक नहीं है? और रोमांटिक नहीं है तो फिर क्या चीज था भाई? वो जो एक शादीशुदा औरत को खींच कर लेकर जा रहा था किसी दूसरे की तरफ, उसमें देखो पहले एपिसोड में कैसे रोमांस उभर के दिखाया। इतना गंदा लग रही है भाई साहब उसको बोलते हुए, अच्छी शर्म भी नहीं आ रही, क्योंकि ऑलरेडी मैरिड थी। और शर्मा के कहता देखिए मैं ऑन स्क्रीन बात नहीं कर रहा, मैं ऑन स्क्रीन बात कर रहा हूँ, वो तो हम एक्टिंग करते हैं। तो कहती है अब वो जज्बात हैं तो पर्सनली क्यों नहीं दिख सकते? और अगर तुम्हें पर्सनली वो जज्बात नहीं दिख रहे थे तो क्यों इतनी चुल लगी हुई थी भाई साहब शादी करने की? कोई इंसान में अगर तुम्हें वो फीलिंग नजर नहीं आ रही है जिसके लिए तुम तरस रहे हो या तुम चाहते हो, क्योंकि तुम्हें पहली शादी में पता नहीं क्या उम्मीदें थी जो नहीं मिली, और दूसरे में भी अगर तुम्हें कमियां नजर आ रही हैं, तो भाई तुमने ये इतना लंबा चौड़ा फैसला लिया ही क्यों? पहली बार में तो इंसान को पता ही नहीं होता है। वैसी बात तो पहली बात तो लव मैरिज में सब पता होना चाहिए, क्योंकि पहले भी तो लव मैरिज हुई है और दूसरे में भी ये लव मैरिज हुई है। 4 साल का इंतजार किया, 4 साल मतलब 4 साल का इंतजार नहीं, ज्यादा का इंतजार किया, क्योंकि शादी तो 5 साल 6 साल बाद हुई है। 2018 के
फरवरी में शादी हुई। नच बलिए शुरू हुआ है 2017 में। तो अब ये सवाल पूछा गया कि पूरा दिन यहाँ पे दीपिका के साथ घूम के आपको कैसा लगा। उससे पहले खुद ही बोल देती है पगलैट औरत, कहती है आप देख सकते हैं ये देखो कितना पसीने में लदपद है, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने पूरा दिन इनसे कितनी मेहनत करवाई है। तो फिर जनाब ने भी चुटकी लेते हुए कह दिया कि आप समझ सकते हो पूरा दिन इसके साथ में कैसा जा सकता है, इसके उसके तू तड़ाक ये सब बोलते थे, ऐसे बोलते थे। एक्सक्यूज मी, कहते हैं आधे घंटे का भी इसने ब्रेक नहीं दिया मुझे। मतलब जनाब तब भी रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी, अनाउंस करने के बाद भी इनसे ब्रेक चाहते थे और आज भी ब्रेक चाहते हैं। ब्रेक के लिए तो एक वहां चली गई भोपाल और एक वहां चले गए दिल्ली कि डिब्बी बहुत हो गया, हम यहाँ 7-8 दिन साथ में रह लिए, मैं यहाँ से कहीं बाहर नहीं जा सकता था, तुम कहीं बाहर नहीं जा सकती थी, तो 6-7 दिन अगर हम एक ही छत के नीचे रह रहे हैं तो देखो मुझे प्राइवेट स्पेस चाहिए और तुम्हें प्राइवेट स्पेस चाहिए। तुम रेहान को लेके बेटी खाला के सॉरी बाजा खाला के घर चले जाओ और मैं पापा और देव भैया को लेके दिल्ली चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ नेहा फैजी आ गई है, इसलिए हमारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तो कहती है अच्छी बात है ना, ट्रेनिंग मिल रही है। तो कहता कैसी ट्रेनिंग, आगे साथ में रहने की। अरे भाई पागल औरत है ये। और मुझे समझ में नहीं आया किसी ने पैसे को ज्यादा इतनी प्रायोरिटी दी कि किसी पगलैट का पागलपन नहीं देखा। इसीलिए भाई साहब दोनों तरफ से जो है रिश्ता जो था वो लालच का था। तो तुम हमारा फायदा उठाओ, हम तुम्हारा फायदा उठाएं, तुम्हें जो चाहिए वो हम तुम्हें दे देंगे, हमें जो चाहिए वो तुम खर्च कर देना। और जैसे कि मैंने कहा था कि फिर दूसरा इंटरव्यू मुझे देखने के लिए मिला जो स्पॉट बॉय ई के नाम से एक चैनल है उस पर, तो वो उसी दौरान का कि कैसा जा रहा है, तो उन्होंने जो है एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें बता रहे कि शो का शूट भी चल रहा है और नच बलिए भी चल रहा है, तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है और मेरे साथ बहुत टफ हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है। दीपिका के लिए आसान है क्योंकि वो तो भाई आदत है उसको तो डांस करने की, और जनाब ने आज तक भी मैडम के इशारों पर नाचना नहीं सीखा। और इंटरव्यू में सवाल पूछा गया जनाब से और जवाब देती हैं कौन, मैडम। कहती हैं इनका शेड्यूल बहुत बहुत टाइट चल रहा है, इनका ऐसा शेड्यूल रहता है कि ये सुबह उठते हैं 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, आई थिंक 6 बजे या 7 बजे। तो जनाब कहते हैं 7 बजे, तो 7 बजे उठते हैं, फिर घर से निकलते हैं, फिर 8 बजे घर से निकलते हैं, क्योंकि इनका सेट पवई में है तो दूर है, तो इनको 2 घंटे लगते हैं। और जनाब ही हंस रहे हैं। और फिर ये अपने सेट पर पहुंच जाते हैं और फिर ये वहां पे शूटिंग में बिजी होते हैं। फिर ये इनका 10 बजे पैकअप होता है, फिर उसके बाद हम ये यहाँ आ जाते हैं, फिर यहाँ हमको जो है नचाते हैं और फिर रात को हम 3 बजे घर पहुंचते हैं और फिर सोते हैं और फिर उसके बाद ये सुबह फिर उठ जाते हैं और फिर सेट पर चले जाते हैं। कहते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं 4 बजे घर पे पहुंचते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर 7 बजे उठ जाते हैं, फिर निकल जाते हैं। ये इनका रूटीन है, रूटीन जो 2 महीने से चल रहा है। सोने का टाइम नहीं मिलता है, ऐसे नहीं कि कुछ 1-2 दिन, पिछले 2 महीने से शेड्यूल है। ओ माय गॉड, मतलब ये बिल्कुल मम्मियों वाली हरकत पहले से ही थी। इसीलिए जनाब आज भी मैन चाइल्ड है, बड़े हो ही नहीं पाए, लेकिन मजा भी आ रहा है। लेकिन क्योंकि ऐसा ना, डांस एक ऐसी चीज है जो हम दोनों को बहुत पसंद है। कहते हैं हेक्टिक शेड्यूल है लेकिन छोटी मोटी चोटें भी लग जाती हैं, बट मजा आ रहा है। चोटें तो इनको इसमें भी लगी है भाई, ये जो अभी इन्होंने जो शो किया था। तो अगला सवाल पूछा गया था कौन किससे ज्यादा बेहतर डांसर है। जनाब ने उंगली उठाई पीपिका। कहती है ये मुझे मौका भी नहीं देता, ये मुझे मौका भी नहीं देता। फिर ये तू तड़ाक से बोलने वाला था, क्योंकि वैसे भी मैडम से छोटा था ना। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती। यदि जिस तरह का इनका बिल्ड है, इस तरह से और जिस तरह का ये डांस करते हैं वो कोई और नहीं कर पाता। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या सुन लिया, मेरे कानों ने क्या सुन लिया। कहते हैं मेरी टीम का पूरा सोचना है और मानना है कि जब ये परफॉर्म करते हैं तो इनके सामने मैं भी नहीं दिख पाती। ओ माय गॉड, इतना अच्छा डांसर इतना अच्छा डांसर था ये, इनको इतनी मुश्किलें हो रही थी अभी जो ये झलक दिखला जाया था। जबकि कोई एक डांस रियलिटी शो कर चुका है जिसने इतनी प्रैक्टिस करी है ना, वो प्रो हो जाता है भाई डांस में। कह रही है मैं भी नहीं दिख पाती इनके सामने, बट ये ऑब्वियसली वो ये नहीं मानेंगे क्योंकि ये ना बहुत गुड बॉय हैं। भाई साहब क्या इंटरव्यू था ये। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। एंड सेकंड थिंग इज, और फिर नाराज होकर बैठ गई। नहीं बोलो तू भाई, ये औरत जब भी नहीं बोलने देती थी और आज भी नहीं बोलने देती, और वो आदमी तब भी नहीं बोलता था और आज भी नहीं बोलता। सीधी सी बात तो ये है, असल बात तो ये है कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनके सामने। ये तब भी भाई साहब फिर भी थोड़ा सा तमीज में बोल देता, क्योंकि बड़े होने का जो ना एक जो एज गैप था उसकी वो इज्जत और मर्यादा रखते थे और वो तू तड़ाक से बोलती थी। हाँ ठीक है ना, मैच करने के लिए कोई बात नहीं, अगर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है तो, लेकिन उसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा आता है। फिर अगला सवाल पूछा तो कहते हैं हमने तो सोचा भी नहीं था कि जैसा भी होगा 1-2 हफ्ता टिकेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप सबके प्यार की वजह से हमने 8वां हफ्ता कंप्लीट कर लिया है। फिर अगला सवाल पूछा गया, क्योंकि उससे पहले वो वाला एपिसोड हो चुके होंगे जिसमें उन्होंने प्रपोज किया था, वो बैठ कर नी डाउन करके किया था ना,
और ये कहते हैं हमने ऑफिशियली कभी भी प्रपोज नहीं किया। भाई साहब नेशनल टीवी पे बैठ के प्रपोज किया, लगता है जनाब को भी पोस्टमार्टम हो चुका है। अभी रिसेंटली बोल रहे थे उसके जो वो है रश्मि देसाई के जो पॉडकास्ट में गए थे वहां पर, कहते हैं हमारा जो एक्ट था वो लास्ट वाला तो वो ना वो थोड़ा सा इमोशनली था और मैं तो हमेशा ही ओवर इमोशनल हो जाती हूँ। तो उसमें प्यार की कहानी दिखाया था जिसमें इन्होंने जो है अंगूठी ले आए, साइज की भी ले आए, पहन भी ली, पहना भी दी। हर कपल्स को अपनी अपनी लव स्टोरी बतानी थी और शेयर करनी थी और जहां भर भर कर झूठ बोला गया, चीटिंग को छुपाया गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को छुपाया गया, किसी भी मासूम पे एलिगेशंस लगाए गए बिना सामने वाले का पक्ष जाने, क्योंकि आज तक भी सामने वाला तो कभी कोई आया ही नहीं, किसी का पता ही नहीं था कि एक्चुअली रियलिटी क्या थी। तो हमें लगा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अपनी लव स्टोरी सामने लाने के लिए और मुझे बड़ा अच्छा लगा इस चीज के लिए। मुझे भी मौका मिला था कि इनकी शिकायतें मिटाने की। कहते ये बहुत शिकायतें करती थी, पॉइंट टू बी नोटेड, झूठ का पुलंदा खुला। कहते कि इसको बड़ी शिकायतें रहती थी कि तुमने मुझे आज तक ऑफिशियली कभी भी प्रपोज नहीं किया। तो मैंने सोचा चलो ठीक है कि मौका भी है, दस्तूर भी है, चलो मौके पे चौका मारा जाए। और वो भी इन्होंने एज अ एक्टिंग ही किया, रियलिटी कुछ नहीं था, क्योंकि भाई वहां सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, सब प्रोवाइड करा दिया जाता है चीजें, चाहे फिर वो फूल की पेटल्स डालना हो, क्योंकि भाई अचानक तो वो फरिश्तों ने तो फेंक नहीं दी थी और अंगूठी भी आ गई थी वहां पे, पहना दी भी गई। चलो मेरे साथ रह के कुछ इतने सालों में कुछ तो सीखा, पीठ थपथपाई जा रही है। ये मुझे हमेशा बोलता था, पॉइंट टू बी नोटेड, ये मुझे हमेशा बोलता था। क्या हुआ मैडम, वो कहाँ गई आपकी रिस्पेक्ट, इज्जत जो आपको जनाब को देनी चाहिए थी? तो ये कहता है कि मेरे लिए एक्चुअली कोई भी सरप्राइज के मायने नहीं होते हो, अब तुम सरप्राइज दे चुके हो तो फ्यूचर में कभी ये शिकायत मत करना। तो अभी दे दिया, उसके बाद और भी दे सकते हो तुम मुझे, मतलब आप सरप्राइज प्लान कर सकते हो जब एक बार प्लान कर लिया तो। और खूब अच्छे से कपड़े पहनना, सब तरह के कपड़े पहनना, बड़े बड़े नेल्स बढ़ाना, नेल पेंट लगाना, सब काम करती थी भाई मैडम। आज मैडम ने भाई फूहड़ पने की हद पार कर रखी। और उसके बाद सवाल पूछा गया कि आप लोग शादी की प्लानिंग जो है वो शादी कब कर रहे हो? तो सही बताएं तो मैंने अभी बिल्कुल भी नहीं करी, क्योंकि जनाब का 2017 तक भी कोई सिंगल प्लान नहीं था मैडम से शादी करने का। मैडम क्यों बच रहे थे बता, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जनाब क्यों बच रहे थे शादी से? भाई साथ रहना मंजूर है, उनके पैसे लूटना मंजूर है, अपनी फैमिली को सेटल कराना मंजूर है, उन्हीं के साथ उन्हीं के घर में रहना मंजूर है। अपना तो कोई घर था ही नहीं, मैडम का खरीदे हुए घर में तो रहते थे और मम्मी पापा को नीचे किराए पर देकर लिया, वो किराया भी मैडम भरती थी क्योंकि जनाब के पास तो कुछ काम था नहीं, लेकिन शादी नहीं करनी थी भाई। जैसे ही जनाब ने ये लाइन बोली और मैडम ने सर हाथ में, मतलब हाथ सर में मारा। हाँ लेकिन इनकी कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती रहती है, इनकी तो ऐसे बोले जैसे मतलब फुप्पी, खाला, आंटी, चच्ची, पता नहीं कौन लगती होगी इनकी तहजीब के साथ, और ये तू तड़ाक से बोल रही। शादी कब होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह दिसंबर तो नेक्स्ट ईयर जो है जैन फेब में होगी, लेकिन कैसे होगी अभी कुछ नहीं पता। कह रहे कि वो डिपार्टमेंट हमारा है, वो लेडीज का है, हम लेडीज जो है वो प्लानिंग कर लेंगे। तो हम ये सोच रहे हैं कि वो हमें भोपाल में करनी है या फिर हमें जो है कहीं और जाके करनी, क्योंकि इससे पहले तक भी जब तक मोदाहा का नाम ही नहीं लेते थे, ये सीधा ये कहते थे कि मैं भोपाल से हूँ। इन्होंने मोदाहा का नाम लिया ही नहीं कि मैं मोदहिया हूँ, मैं मोदाहा से बिलोंग करता हूँ, मेरा नेटिव प्लेस मोदाहा है। और आज अगर नाम लेते भी हैं तो मोदाहा इनको एक्सेप्ट करने को तैयारी नहीं है। भाई साहब मुंह छुपा के छोड़ कर भागे यहाँ। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपका जो है ड्रीम वेडिंग प्लान क्या है मैडम? नहीं मुझे इतना ड्रीम हस्बैंड मिल गया बहुत है। ड्रीम हस्बैंड? नहीं इसके कोई अरमान नहीं रहते। कहता है इसके ना कोई बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं है। अभी जब तुम्हारी ख्वाहिश है, तुम्हारे खानदान की ख्वाहिशें पूरी कर रही है तो अपनी कहाँ से पूरी करेगी? इसे ये करना है, वो करना है, इसे ये पहनना है, वो करना है, वो पहनना है, कुछ भी नहीं है। देखा? और ये औरत थी जो दूसरे को ब्लेम लगा रही थी पहनने पर, करने पर, खाने पर, पीने पर। कहते मैंने इसको जो ना रिंग पहनाई थी, तो अगर मैं इसको कागज की रिंग भी पहना देता ना तो इसके इमोशंस वही रहते। भैया कागज की रिंग पहना कैसे देते जब रिंग पहले ही तैयार थी, सब प्री प्लान था, डिसाइडेड था। तुम लोगों को तो नौटंकी करनी थी और चैनल वालों को और क्या चाहिए भाई, ड्रामा क्रिएट करना है उनको। आई एम नॉट मटेरियलिस्टिक, ओ माय गॉड। और घर में देखा जाए तो कुनबे में सबसे ज्यादा ब्रांडेड चीजें मैडम के पास है, एक नहीं, दो, तीन, चार पर्सेस। और मैडम को था इसलिए ख्वाहिशें पूरी कर करके ब्रांड्स की दुकान लगा दी जनाब के लिए, चश्मे की, पर्सेस की, जूतों की, कपड़ों की। क्या बात है जनाब, तुमने मेरी इतनी तारीफ कर दी। फिर अगला सवाल पूछा गया, कौन किससे ज्यादा रोमांटिक है? तो मैडम ने पहले हाथ खड़ा कर दिया, मी। भाई तुम्हें चुल लगी हुई थी, उसको तो आज तक भी वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। शादी कब है वो कुछ प्लानिंग नहीं की है, वो सोचने में स्टेट ऑफ माइंड में है ही नहीं। वो खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है शादी की प्लानिंग करने के लिए। मी
ये भी है, लेकिन इसका ना बहुत इंस्टॉलमेंट में निकलता है, ऐसे ऐसे थोड़ा 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 कहते, फिर वो एक ही में पूरा निकल जाएगा, फिर वो 6 महीने तक नहीं निकलेगा। देखा, मतलब ऐसा बंदा था। और फिर इस औरत को क्या चाहिए था? पैसा उसके पास नहीं था, सेटल वो नहीं था, काम उसके पास नहीं था, प्यार वो नहीं कर रहा था, तो भाई फिर चाहिए क्या एक औरत को? फिर मुझे याद आया, शिल्पा सफी घर बेबोसी है। और जब मैं ये बना रही हूँ तो परिया के कह रही है ज्यादा रील देखने लगे हो आप। फिर पूछा गया कि भाई आप किसी शो में साथ में जो है फिक्शन शो में काम करना चाहोगे? मैं तो बहुत पसंद से करूंगी। ये पागल हो जाएगा। लग तो तुम पागल रही हो, वैसे तो ये सब कुछ करती हूँ। कहता है ये चीज तो फॉर श्योर है कि डांस के अलावा अब हम कोई एक्टिंग तो साथ में नहीं कर पाएंगे। लाइक सीरियसली, एक एक्टर होकर कह रहा है कि हम एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। मतलब अपनी खुद की जो प्रेमिका है या जो भी आप समझ लो, उसको बेटर हाफ समझ लो, क्योंकि भाई शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, 4-5 साल से साथ में, उसको छोड़कर बाकी लड़कियों के साथ ही एक्टिंग कर लेंगे, मतलब पेयर कर लेंगे। बाकी सबकी लड़कियों के साथ जो है ना, वो जो क्या कहते हैं, एज अ कपल ये एक्टिंग कर पाएंगे, लेकिन अपनी के साथ नहीं कर पाएंगे, जिसमें तो ज्यादा अच्छा होना चाहिए था। मैं कब इसके सामने नहीं, हम लोग बहुत हंसते हैं, हम लोग बहुत हंसते हैं एक दूसरे को देख देख के। क्या है ना, एक दूसरे से ज्यादा ही रियलिटी से ज्यादा ही वाकिफ हो गए हैं। समझ जाओ आप मैं क्यों कह रही हूँ। जब कोई दिन रात साथ रहता है तो अच्छा बुरा हर चीज जो ना आपको जांच लेता है। पहले क्या है, जब दूर रह रहे होते हो या आप रिलेशनशिप में रहते हो लेकिन दूर रहते हो, तो उतना अच्छे से नहीं जान पाता इंसान। फिर भी एक जो है ना बीच में वो थोड़ी सी रहता है गैप कि भाई आप ये काम कर सकते हो, करने नहीं कर सकते हो। बट भाई साहब, जनाब की इनकी तो बीच का वो सब गैप खत्म हो गया था, तो इसलिए जनाब कहते हैं कि मैं एक्टिंग ही नहीं कर पाऊंगा इसके साथ मिलकर। वाह, एक एक्टर कह रहा है। वैसे भी तुम नहीं कर पाते थे। जहाँ हाथ डालते हैं वह फाड़ डालते हैं। लेकिन नहीं, मैं करना चाहूंगी, नहीं 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 नहीं, मैं करना चाहूंगी, देखो मुझे करनी है। कर लेना। जनाब से डायलॉग मत बुलवाना, क्योंकि बोल नहीं पाएंगे वो। मैं एक रोमांटिक शो इसके साथ करना चाहूंगी। ना, वो रोमांटिक जो है ना दूसरों के साथ हो जाते हैं। मैं करना भी चाहूंगा तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे उस पर डाउट है। फिर अगला सवाल पूछा गया कि तुम लोगों के लिए नच बलिए जो है वो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा जब वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आएंगी। तो कहते हैं कि मेरे लिए तो पहले भी डिफिकल्ट था, बहुत सारे लिफ्ट हैं, बहुत सारी डांस परफॉर्मेंस हैं वो जो नहीं हो पाती थी। फिर लेकिन पहले 10 थे, फिर 4 रह गए, 6 रह गए, फिर उसके बाद जो है फिर वो वाइल्ड कार्ड आ जाएंगे। तो डिफिकल्टीज तो पहले भी थी, डिफिकल्टीज तो बाद में थी। ये आदमी हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहता है। फिर सवाल पूछा गया कि आपका जो है आपकी लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, यूं कह लो कि कब से शुरू हुई। फ्रेंकली बोले तो ऑफिशियली प्रपोज तो किसी की भी तरफ से नहीं हुआ था, बस नैन मटक का शुरू हुआ था हमारा, क्योंकि मैं पीछे हट रहा था। ऑलरेडी मुझे पता था कि भाई ये मैरिड है। वो अभी हुआ है और ये देखा मेरी अंगूठी देखो। जब हम साथ में शो कर रहे थे उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था, कहते, लेकिन हाँ कुछ तो था। मतलब जब शो कर रहे थे कुछ तो था कि हम बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे बीच में कुछ होता है, लेकिन समझ में आता है कि हाँ ऐसा कुछ है। तो लास्ट में जब मैंने शो छोड़ दिया था और ये शो कर रही थी, कि उसके बाद कहीं ना कहीं हम दोनों को ही ये रियलाइज हुआ कि कुछ तो है दया, कुछ तो गड़बड़ है। हम नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। भले ही तेरा पति तेरे घर पर हो, भले मेरा पति मेरे घर पर हो, लेकिन भाई मैं नहीं रह सकती तेरे बिना। कि कुछ तो मिसिंग है लाइफ में। एक शादीशुदा महिला ये कह रही है कि कुछ तो मिसिंग है लाइफ में, और एक आदमी जिसको ऑलरेडी पता है कि वो मैरिड है और इसीलिए उसको किक आउट कर निकाल दिया गया था। और ये सारे के सारे अपने एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर के जो पर्चे हैं वो सब जगह जाके बांटते फिर रहे हैं। और इसलिए मैडम गर्दन झुका के नीचे होके बैठ गई, शर्मिंदा होके, क्योंकि आंखें तो मिला नहीं सकती कैमरे से, क्योंकि भाई क्राइम है ये और एक बहुत बड़ा गुनाह भी है। डिच कर रहे हो आप किसी को। और फिर मैडम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक गहरी सांस लेके बोलती हैं। वहां से फिर कनेक्शन जो है वो चालू हुआ, वहां से रियलाइज हुआ कि नहीं ये कुछ तो है। मुझे समझ में नहीं आता ये जो इंटरव्यूअर है ये क्यों नहीं पूछते इनकी पास्ट लाइफ के बारे में, कि तुम तो मैरिड थी, फिर तुम्हारा अफेयर कैसे हो गया, फिर तुमने डाइवोर्स कब लिया, फिर तुम्हारा डाइवोर्स प्रोसीजर कब हुआ, कौन से साल में आपका डाइवोर्स हुआ था पहले हस्बैंड। ये सारे के सारे पॉडकास्टर ये फालतू के सवाल पूछते हैं, लेकिन जरूरी सवाल क्यों नहीं पूछते जो ऑडियंस पूछती है। सारी दुनिया को पता है कि ये मैरिड थी, बच्चे का था नहीं था वो तो गॉड नोस कोई जानता ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं और ज्यादातर लोग कहते हैं, और इन्होंने खुद भी कहा नहीं है, तो हम यही मानते हैं कि नहीं है। रूहान ही इनकी पहली औलाद है, इससे पहले एक कोई इनकी मिस हो गई थी। तो शादीशुदा तो थी, जिसमें ये खुद कहती हैं कि मेरे उस टफ फेस में अम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया। और जब हम जो है वहां जाते थे, डेट पर जाते थे, डेट बोले तो कचहरी की डेट पर, तारीख पे तारीख वाली डेट पर, अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ किया। भाई साहब कैसी सास है ये, अपनी बीवी की तलाक कराने के जो प्रोसीजर है उस पर वो साथ जाती थी हौसला बढ़ाने के लिए, ताकि इसका तलाक हो जाए तो फिर मेरा बेटा इससे शादी करे। वाओ,
व्हाट अ ग्रेट फैमिली। अभी ये नहीं सोचा कि ये औरत जिसने अपना एक धर्म छोड़कर अपना लव मैरिज किया, फिर शादी की, फिर कन्वर्ट हो गई या छोड़ दिया, क्रिश्चियनिटी में आ गई या उस धर्म को फॉलो कर रही थी, और उसके बाद फिर अब वहां से इसका दिमाग जो है दूसरी जगह लग गया। तो अगर ये एक बार कर सकती है तो ये दूसरी बार भी कर सकती है। किसी भी फैमिली के मन में ऐसा कुछ नहीं आया, इतना पक्का धागा बंध गया था भाई प्यार का कि वहां से रियलाइज हुआ कि हाँ ये कुछ ज्यादा है, और फिर ये ना एकदम से अचानक से हो गया। हमने मतलब कुछ नहीं किया, ये अचानक से हो गया हमारा। अगर ऐसे बोलो कि प्रपोज किसने किया, हमने तो यही देखा है भाई, अगर दोस्ती होती है ना तो उसमें भी प्रपोज करना पड़ता है। प्रपोज करते हैं तभी पता चलता है भाई दोस्ती है, बचपन के साथी हैं, बचपन से साथ खेल रहे हैं, दोस्ती है। लेकिन वही दोस्ती जब प्यार में बदलती है और शादी तक की नौबत आती है तो एक दूसरे को बताना पड़ता है। वही सेम सिचुएशन में इनमें भी होनी चाहिए, लेकिन इनके लिए मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि बीच में दीवार है, क्योंकि किसी का पति है। हमारी लव स्टोरी वो हाथों को ऐसे ऐसे कर रही है, पंजा बना के बंद करना, मुट्ठी खोलना, क्योंकि शब्द नहीं है इनके पास खुलकर बोलने के लिए। पकड़ी गई या मैडम को धप्पा कर दिया इन्होंने कि अब ये पास्ट में चली गई है, और अब ये चाह कर भी ना उगलते बन रहा है मैडम को, ना निगलते बन रहा है मैडम को। वो ऐसी क्यूटी सी चूटी सी ऐसी जो ना, वो ऐसी लव स्टोरी नहीं रही है हमारी। हाँ पता है, मैच्योरिटी के साथ तुम एक मैरिड वुमेन थी, तुमने अपना रिश्ता खत्म किया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, अपने से एक छोटा लड़का था जिसको जो पीछे हट रहा था, और तुम जबरदस्ती इस बंधन में बांधने की कोशिश कर रही थी, और फिर तुमने उसके बाद उसको खरीद लिया। कोई फॉर्मल प्रपोजल नहीं है, अंडरस्टूड विद दैट के भाई क्या आपस में चल रहा है। अगर सब कुछ सही होता है तो हमने इतनी सारी लव स्टोरी सुनी है, यारी दोस्ती की भी, कलीग्स की भी, साथ में काम करने वालों की भी, जितने भी कुछ बहुत सारे टीवी एक्टर एक्ट्रेस हैं जिन्होंने साथ में काम किया और उसके बाद शादी कर ली। कई सारी जोड़ी हैं, सरगुन मेहता को देख लो, जरा रवि दुबे को देख लो, और भी कई सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं जिन्होंने शादी की, फिर उनकी जोड़ी बनी, फिर जोड़ी टूट भी गई, फिर आपने एक डाइवोर्स भी ले लिया, पर ऑफिशियली उन्होंने प्रपोज किया है, रिश्ता एक्सेप्ट किया है, फिर शादी की है, निभाई है। 13 साल हो गए सरगुन मेहता और रवि दुबे की शादी को, 13 साल। अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी तो वो बता रही थी कि ये 13वीं एनिवर्सरी आई है हमारी, और दोनों मिलकर बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। दोनों एक्टर एक्टर्स थे, दोनों अपने अपने काम में बिजी और बखूबी अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत सब कुछ, केमिस्ट्री सब दिखाई देती है। हम लोग एक दूसरे के साथ बॉन्ड शेयर कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुमने उठाई थी, उसने नहीं उठाई थी। और देखो अब जब ये वाली बातें ये बता रही है तो जनाब की गर्दन झुक गई, क्योंकि यहाँ जनाब हार रहे थे, क्योंकि जनाब की तरफ से 0 एफर्ट थे, क्योंकि जनाब के पास तो कोई काम ही नहीं था। और यही वो फेज था जब ये बोल रहे थे कि मेरे उसमें जो है ना कुछ हजार पैसे भी नहीं थे, और इसने वो 3 साल घर चलाना, दवाई का सबका इंतजाम करना। यदि पेरेंट्स के साथ जैसे रेपो था तो उससे लग रहा था कि इट्स नॉट जस्ट अ फ्रेंड। वाओ, पेरेंट्स के साथ भी क्या है, अब जब तुमने एक रिश्ता ठुकरा दिया तो ऑफकोर्स तुम्हारी मम्मी चाहेंगी कि तुम जल्दी से किसी बंधन में बंध जाओ और तुम सेटल हो जाओ। हर माँ को यही चाहिए होता है। और रही बात इधर, दूसरी तरफ तो लालच ही था। कहती है हमारे पेरेंट्स जो है ना वेरी ओपन हार्टली, दोनों पेरेंट्स का जो है ना अच्छे से पॉजिटिव रिएक्शन था। वाओ, बड़े फास्ट फॉरवर्ड भाई पेरेंट्स हैं। अम्मी तो हमेशा ही मेरी फेवरेट रही हैं, और आज कहाँ है अम्मी, और मैं उनकी हमेशा फेवरेट रही हूँ। और उसको धक्का मार के कहती हैं वो अब इनको नहीं पसंद करती है, मुझे पसंद करती है। हाँ हाँ, तुम ख्वाहिशें पूरी करती हो, चटोरपन दूर करती हो, खिलाना पिलाना, घर चलाना, सब कुछ तुम कर रही हो ना भाई। एक्चुअली कर रही थी उस टाइम। अब ये लोग इतने ज्यादा चालू और शातिर हैं कि जब से चालू ने कमाना शुरू कर दिया ना, चालू को हिस्सेदारी देने की बारी कर दिया कि तुम कंटेंट बनाकर यूज करती हो, तो जितने तुम्हारे अम्मी पापा हैं उतने मेरे अम्मी पापा हैं, तो तुम भी हिस्सेदारी दोगे। इसलिए पूरा हक जता के पूरी बेशर्मी दिखाती है भाई वो अपनी अम्मी के घर में। हम लोग ये सोचते थे ना कि ये जबरदस्ती जो है ना ये क्यों करते हैं, ये क्यों नहीं टोकते, अपनी माँ की परवाह क्यों नहीं करते, क्योंकि पता है कि माँ को आधा खर्चा वो भी देती है तो अपनी मर्जी भी चलाएगी, इसलिए माँ पर ज्यादा बस नहीं चलाते। पापा को अपने कब्जे में रख रखा है, इसलिए पापा पे पूरा बस चलता। डिवाइड कर लिए, जैसे ये बच्चे डिवाइड कर लिए ना, इन्होंने माता पिता भी डिवाइड कर लिए। लोग कहते रहते हैं कि भाई तुम माँ बाप को अलग क्यों रखते हो, साथ में क्यों नहीं रखते, क्योंकि ये अम्मी को और पापा को एक साथ नहीं रख पाएंगे, अम्मी को झेल नहीं पाएंगे भाई, ये अम्मी को चालू ही झेल पाएगी। अम्मी बड़ी नहीं है, अम्मी की ख्वाहिशें भी बड़ी बड़ी हैं। कहता है कि अम्मी को और अम्मी पापा को जब मैंने बताया था तो उनका रिएक्शन था कि तुम लोग खुश हो, कि मैंने कहा हाँ तो ठीक है, भाड़ में गई दुनिया। वाह यार, अच्छी बात है। हाँ, अगर इनके साथ मैरिड होने का ये टैग नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर धर्म में है, प्यार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, प्यार इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर किसी का घर टूट कर, घर तुड़वा कर, उसके बाद फिर धर्म भी परिवर्तन करवा कर अपने घर में लाया जा रहा है, तो भाई वो तो बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा था तो प्यार को जो है ना
ऐसे प्यार ही रहने दिया होता, ये क्यों उसको बदल दिया, उसके हालात जज्बात क्यों बदल दिए, क्यों कन्वर्ट कराया गया, क्यों नेम चेंज करवाया गया। अगर भाड़ में गई दुनिया और कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग खुश हो, तो ऐसे ही रहना चाहिए था ना। मैडम को पीपी का पकड़ ही रहना चाहिए था, मत करते निकाह, कोर्ट मैरिज कर लेते, जो स्पेशल एक्ट के थ्रू जो की जाती है कि वो ना अपना धर्म बदलेगी ना तुम अपना धर्म बदलोगे, तुम अपना धर्म फॉलो करोगे पूरी ईमानदारी से। क्यों मैडम को फैजा बेगम बना दिया, जिसमें मैडम को शर्मिंदगी भी है, जिस नाम से वो निकाह में आई है, जिस नाम से वो आपकी दुल्हन बनी है। क्या मुंह दिखाओगे तुम अल्लाह, वहाँ किस नाम से पुकारा जाएगा इनको? जिस नाम से ये मुसलमान हुई है, जिस नाम से इन्होंने कलमा पढ़ा है, वही नाम पुकारा जाएगा। क्योंकि ये तो दुनिया जब से बनी है ना, तब से कन्वर्ट होते आए हैं लोग, और जो हो गए उन्होंने कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान हो गए। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं इस्लाम को पसंद करते हैं और अपने मन से इस्लाम धर्म में आते हैं, क्योंकि उसको जानते हैं अच्छे से, उसकी अच्छाइयों से वो वाकिफ होकर, उसकी अच्छाइयों में बहकर वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। कई सारे मैंने ऐसे दो भाई हैं, शायद 2 दोस्त हैं, उनका चैनल देखा था। आज वो इतनी अच्छी नॉलेज रखते हैं कि काश शायद मुझे भी इतना सारा ज्ञान नहीं होगा जितना उनको ज्ञान है। ये होता है दिल से होना, और इनके लिए होता है मजबूरी के होना। क्योंकि मैडम 7-8 साल में अगर इनको ये पता चल गया था 2017 में 18 में कि शादी भी मुझे कन्वर्ट करा कर करेंगे, और तब से लेकर 2025 में इनको कलाम पाक पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, आयत पढ़ने के लिए, कलमा पढ़ने के लिए, तस्बीह पढ़ने के लिए और ये सब मतलब पढ़ने के लिए इनको ये सूझा। कहाँ था इतने साल? शादी को 8 साल हो गए तब जाकर सूझा। कायदे में तो तुम्हें कलमा पहले ही पढ़ा दिया गया था, कलमा पढ़ा तभी तो मुसलमान हुई हो, मुसलमान हुई हो तभी तुमने निकाह किया। देखो भाई, अब जो मेरे नॉन मुस्लिम फॉलोअर्स हैं वो प्लीज ऑफेंड मत हो जाइएगा, क्योंकि मैं एज ए डिटेल बता रही हूँ कि मुसलमान धर्म क्या है, कैसे है। दिल से अपनाओ। मैं ये नहीं कह रही कि अगर तुम किसी और धर्म में जा रहे हो तो वहां मजबूरी के तहत चल जाओ। अगर तुम किसी और धर्म में जा रहे हो, कई सारे मैंने लोग ऐसे भी देखे हैं जो इस्लाम धर्म में से चले गए हैं दूसरे धर्म में, तो वो भी एक्चुअली उन्होंने उसमें बिलीव किया होगा, दिल से गए होंगे। और जो कोई दूसरे धर्म से इस धर्म में आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो कुछ सोचकर समझकर अपने दिल से मजबूर होकर, अपने दिल में बैठाकर, मानकर तब आए होंगे। पर इनका केस तो बिल्कुल उल्टा है। क्यों? क्योंकि वो नाम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हैं। भाई, अपने रिसेप्शन में इन्होंने इतना बढ़ा चढ़ा के और ऐसे एटीट्यूड से बोला कि वो मेरा पर्सनल स्पेस है, वो मैं जानती हूँ, मेरे इन-लॉज जानते हैं, मेरे पेरेंट्स जानते हैं, मेरी प्यारी गुड़िया जानती है, और मैं उस पर्सनल स्पेस में किसी को एंटर करवाना नहीं चाहूंगी। तो तुमने कार्ड बांटे थे ना, उस पर फैजा बेगम लिखा हुआ था, छुपा लिया था तुमने वो। आज जो तुम ये रोजे रख रही हो और ये जो पढ़कर दिखाती हो अलिफ बा ता सा, छुपा लिया तुमने ये। तो गर्व से आके क्यों नहीं कहती हो? हाँ, गर्व से कहो मैं मुसलमान हो गई हूँ, मैंने कलमा पढ़ लिया है और अब मैं कुरान भी पढ़ रही हूँ, अब मैं नमाज भी पढ़ूंगी या पढ़ रही हूँ। शर्म आती है बोलने में। छुपा क्यों रही हो वो पर्सनल स्पेस वाली कि मैं पर्सनल स्पेस में एंटर नहीं कराना चाहती? उसको किसको सुना रही हो? ऐसे शादी करनी चाहिए थी जैसे देवलीना ने की, ऐसे शादी करनी चाहिए थी जैसे सोनाक्षी ने की, ऐसे शादी करनी चाहिए थी जैसे शाहरुख खान ने की, अगर सिर्फ तुम लोगों के लिए प्यार ही मैटर करता। लेकिन अगर तुम कन्वर्ट हुई हो तो 100% हो, नौटंकी क्यों? तो आज मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपने पेरेंट्स को, दीपिका के पेरेंट्स को, कि हम दोनों को समझा, हमारे प्यार को समझा, हमारी सिचुएशन को समझा और हमें एक्सेप्ट किया। हाँ, स्पेशली जनाब के पेरेंट्स को, क्योंकि उन्होंने ही समझा है तो ही हम यहाँ तक समझ पाए हैं, मतलब पहुंच पाए हैं। ऑफ कोर्स लालच बहुत बुरी बला है, और तब से इनके रिलेशन में आए तो इनके जो अपने पर्सनल रिश्ते थे, यानी कि अपनी बहनों के साथ, अपने पिता के साथ, अपने जो मामा, फुप्पी, खाला, मौसी जो भी है सबके साथ वो रिश्ते टूट गए। क्यों टूट गए? क्योंकि अगर इनको शादी करनी थी तो जैसी थी वैसी करती। मे भी शायद वो ये चाहते होंगे, हो सकता है उनको शादी से ऐतराज ना हो, लेकिन ऐतराज उनको किस चीज़ से हुआ? जो इन्होंने ये सब किया, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें मीडिया पे बताना नहीं चाहती कि वो इनके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात थी। इस्लाम में आने से किस बात की शर्मिंदगी? अगर तुमने दिल से एक्सेप्ट किया है तो दिल से बोल भी तो सबके सामने। तो ये था मैडम का, मैंने जनाब का इंटरव्यू देखा जब उस टाइम नच बलिए चल रहा था इनका, और इनकी चोचलेबाजी भी बहुत चल रही थी, और इनका जो लव अफेयर है ना वो बहुत पीक पर चल रहा था, जिसमें जनाब जब भी अनइंटरेस्टेड दिखाई दिए थे, बहुत ज्यादा लवी डवी नहीं थे, बहुत ज्यादा इनका लब बर्ड वाला नहीं था। लेकिन मैडम की तरफ से तब भी था, आज भी है, तब भी एफर्ट कर रही थी, आज भी एफर्ट कर रही है। वैसे तो मैं बनाने के लिए बैठी थी मैडम के व्लॉग पर, लेकिन जब ये इंटरव्यू मिला तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसका बाद में बनाएंगे, पहले ही वो सारी चीजें पूरी क्लियर करें, क्योंकि वो मेरे दिमाग में अटक कर रह जाती है कि अगर इन्होंने नाम चेंज किया है, अगर ये इस्लाम में आई हैं तो भाई पूरी तरीके से आओ ना। नाम, अपने नाम में बुराई क्या है?
बार बार कहती हूँ, अगेन एंड अगेन कहती हूँ कि ठीक है डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं कर सकते, बट तुम जिस नाम को बदल कर, जिस नाम के साथ तुम निकाह में आई हो, ऑफ कोर्स तुम्हें उसमें पुकारने में क्या दिक्कत है। डंके की चोट पर आकर बोलो ना कि हाँ मैंने इस्लाम कबूल किया है, हाँ मैंने कलमा पढ़ा है, हाँ अब मैं कुरान पढ़ रही हूँ, हाँ अब मैं नमाज पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरी मुस्लिम घराने में शादी हुई और उन्होंने मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया हिंदू धर्म के साथ और मेरा नाम बदलवा के मेरे साथ निकाह किया है। क्योंकि इन्होंने ही बड़े बड़े दावे बोले थे। इसी शो में आरती की दीप भी जलते हैं और घंटियों की आवाज भी आती है और अजान की आवाज भी आती है, तो वो सब झूठ था ना, क्योंकि जब तक हो सकता है मैडम को भी ना पता हो, और फिर जब मैडम को ये पता चल गया कि भाई इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, अब तो बदलना ही पड़ेगा, तो फिर सारे रिश्तों से हाथ धो बैठी। तो ये था मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।